क्यों, तुम्हारा मायका वायका नहीं है क्या? अरे तुम तो चाहो तो अपने मायके भी जा सकती हो। तुम्हारे मायके वाले क्या तुम्हें नहीं रखेंगे क्या? बड़ी आई। गोपाल नगर गांव में 5 भाई रहते थे। इन 5 भाइयों में से बड़े भाई रमेश अचानक एक दिन सब मोह माया त्याग कर परलोक सिधार गए। रमेश के जाने के बाद घर में मातम छा गया। शोक की जगह वहां एक भयानक लालच ने घर कर लिया। खासकर सुरेश, महेश और दिनेश, इन तीनों भाइयों की आंखें रमेश की पत्नी सावित्री के नाम पर मौजूद जमीन पर टिकी थीं। शुरू से ही मानसिक अत्याचार शुरू हो गया। सुनो सावित्री, हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। हमारे भाई की संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन, ये घर आंगन हमारे पूर्वजों का है। लेकिन देवर जी, आप इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके घर की ही सदस्य हूँ। कानून ने तो मुझे भी अधिकार दिया है। इस घर की बहू होने के नाते मैं संपत्ति की उत्तराधिकारी हूँ। और वैसे भी आप सभी के होते हुए मैं इस जमीन का क्या करूँगी? बस 2 वक्त की रोटी जुटाऊंगी, इतना ही काफी है। बड़ी आई, नौटंकी मत करो। 2 वक्त की रोटी? अरे तुम्हारी इस 2 वक्त की रोटी के लिए हमारी इतनी बड़ी जमीन हाथ से निकल जाएगी, उसका क्या? क्यों, तुम्हारा मायका वायका नहीं है क्या? अरे तुम तो चाहो तो अपने मायके भी जा सकती हो। तुम्हारे मायके वाले क्या तुम्हें नहीं रखेंगे क्या? बड़ी आई, हम अपने वंश की जमीन किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। ये बात तुम लिख लो। तुम हो विधवा और तुम्हारा यहाँ अब क्या काम है? बाहरी व्यक्ति? आप क्या कह रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था। मैं 22 साल से इस घर में हूँ। मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ? मैं इस घर के सुख दुख से जुड़ी हुई हूँ। छी 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 22 साल? अरे वो 22 साल और आज का दिन एक नहीं है। आज से तुम केवल एक विधवा हो, विधवा, समझी? 22 साल तक तुम मेरे बड़े भैया की पत्नी थी, आज विधवा। दोनों में अंतर होता है। तुम्हारे नाम पर जमीन होगी तो लोग हंसेंगे, कहेंगे देखो भैया, बेटों ने शायद संपत्ति के लालच में भाई की पत्नी को भगाया ही नहीं, और इस विधवा के लिए ये इतनी बड़ी जमीन, ये संपत्ति। नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं माना जा सकता। हमारी बात मानो, सीधे सीधे आधी जमीन हमारे नाम कर दो, तभी ये मामला पूरा का पूरा सुलझ जाएगा। वरना अच्छा नहीं होगा, ये मैं अभी कह रहा हूँ। और क्या अच्छा नहीं होगा, ये वक्त आने पर मैं बता दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपना अधिकार कैसे हासिल करना है। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं सावित्री। हम नहीं चाहते कि बात अदालत कचहरी तक जाए। तुम खुद ही रास्ता आसान बना दो। अरे तुम हमारे भाई की पत्नी थी, इसीलिए कम से कम उतना सम्मान तो रखो। अरे भैया, अब ऐसा भी मत करो। भाभी तो सही कह रही है ना। आखिर वो भी तो हमारे घर की हैं, हमारी ही तो भाभी हैं, कोई पराई थोड़ी है। चुप कर दिनेश, फालतू की बात मत कर। और तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तेरी कोई अपनी अकल नहीं है क्या? क्या तू अपना भविष्य नहीं देख पा रहा? अरे नालायक, बेवकूफ कहीं के, ये जमीन हम सब की है। और तूने सोचा है कि इस जमीन को बेचने या खेती करने से हमें कितना पैसा मिलेगा? हैं? हम खेती करेंगे, हम फसल उगाएंगे, पैसा हमारी जेब में आएगा ना। तू क्यों बार बार बीच में गड़बड़ी कर रहा है, अपनी लंबी लंबी जबान चला रहा है? नहीं तो
और बेटा, अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो एक काम कर, चला जा उसके साथ। विधवा हो गई है, जाके संभाल ले उसको। कौन मना कर रहा है, हैं? सुरेश की आंखें जैसे लालच से जल रही थी। उसकी बातों की तेजी तीर के नोक की तरह सावित्री को चुभ रही थी। उनका रोजाना का प्रलोभन और मानसिक अत्याचार जैसे सावित्री के जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। सावित्री इस असहनीय दर्द को चुपचाप सहती रहती थी, लेकिन उसके जीवन में एकमात्र उम्मीद थी सबसे छोटा देवर विजय। वो जैसे इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण था। ए भैया, बस बस बस, रुक जाओ तुम लोग। ये कर क्या रहे हो? भाभी के साथ इतना बुरा व्यवहार काहे कर रहे हो? इस तरह भाभी से बात करना, वो भी घर की सबसे बड़ी भाभी से, क्या सही है? भाभी तो माँ समान होती है ना। माँ के चले जाने के बाद उन्होंने ही तो हमारा ख्याल रखा है। और वैसे भी जमीन तो भैया ने अपने हाथों से भाभी को दी थी, और ये कानूनी है और ये नैतिक भी है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है सुरेश भैया? अरे आइए आइए आइए, हमारे न्याय के दूत, कानून के रखवाले, इस घर के सबसे बड़े फैसलेकार। अरे बाबा, कहाँ थे आप? नालायक कहीं का बेवकूफ। तू छोटा है तो तेरी बुद्धि भी छोटी है। तू किसे माँ कह रहा है? हैं? जो हमारी माँ है वो हमारी माँ है, और जो इस घर की विधवा है वो विधवा है, मतलब विधवा है, कोई भाभी भाभी नहीं है। और चलो रे तुम सब, इस छोटे के मुंह से और बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा। और भाभी, तुम्हारे साथ ये बच्चा है ना? तो तुम्हें शायद अब बहुत हिम्मत आ गई है। अब देखो कितने दिन रहता है ये तुम्हारे साथ। और क्यों रे छोटे, तुझे इस विधवा की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? क्या कहूँ विजय, तू अपना भला नहीं समझता। क्यों उनका पक्ष ले रहा है? अगर तू उनका पक्ष लेगा तो हम तुझे एक पैसा भी नहीं देंगे, याद रखना। अरे आखिर में हम ही काम आने वाले हैं, भाभी का क्या है? भाभी तुझे क्या अलग से कुछ देती है क्या? नहीं तो तुझे क्या लगता है इस विधवा के पास तेरा भविष्य है क्या? नालायक कहीं का। नहीं 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 भैया, क्या बात करते हैं? भाभी मुझे कुछ नहीं देती हैं। भाभी मेरे लिए माँ समान है, और मैं किसी फायदे के लिए भी भाभी के साथ नहीं खड़ा हूँ। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि दिन ब दिन तुम सब उन्हें कैसे तकलीफ दे रहे हो। एक इंसान को जो हमारे बड़े भैया की बीवी हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना क्या बड़े भैया के प्रति सम्मान जताता है क्या? बताओ भला। और याद रखो भैया, माँ के जाने के बाद भाभी ने ही हम सब का ख्याल रखा है। उन्होंने परवरिश में कोई बेईमानी नहीं की, तो मैं भी कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं ये अन्याय हरगिज नहीं मानूंगा। हाँ। अरे तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना, ये बहुत हो गया तेरा। माँ 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 माँ, तू आरती उतार, हम नहीं उतारेंगे। नौटंकी लगा रखी है मामा की। सुन, ऐसा है, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये तेरे जैसे ना छुटंके से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ए महेश, दिनेश, सुनो, इस तरह से काम नहीं चलने वाला। जब तक ये ससुरा विजय घर में रहेगा ना, हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। वो एक कांटा बनकर खड़ा है हमारे रास्ते में। वही तो सुरेश भैया, तो क्या किया जाए? उसे तो हटाना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? वो तो हमारी बात आसानी से सुनता ही नहीं है। सुनो, एक तरकीब है। उसे एक काम करते हैं, काम के बहाने कुछ दिनों के लिए शहर भेज देते हैं, और एक बार वो यहां से चला गया तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और उसको भेजने के लिए हम ऐसी कहानी बनाएंगे कि वो बिना गए रह नहीं पाएगा। तो विजय, देख भाई,
तेरा एक इंतजाम तो हो गया है। मैंने तुझे शहर में एक अच्छी नौकरी दिलवा दी है। कल ही तुझे जाना होगा और ये तेरे भविष्य के लिए बड़ा ही बेहतरीन मौका है। मोटी तनख्वाह वाली नौकरी है। क्या? शहर में काम? लेकिन भैया, मैं भाभी को छोड़कर कैसे? इस समय वो अकेली हैं और मैं तो कभी शहर में रहा भी नहीं भैया। अरे नहीं रहा है तो अब रह लेना, कोई बात नहीं। देख, मेरी बात समझ छोटे, ये तेरे लिए ना बड़ा अच्छा मौका है। अरे 4 पैसे हाथ में आएंगे तो तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा कि तेरा कितना फायदा हुआ। देख बेटा, 1 महीने रहेगा ना तो बहुत पैसे जमा करके लौट सकेगा। तब तुझे किसी और के सामने मदद के लिए हाथ ही नहीं फैलाना पड़ेगा, है ना? यही इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि देख, हम तेरा भला चाहते हैं। हम तेरे बड़े भाई लोग हैं, तू हमारा खून है, ठीक है? इसीलिए अपना सामान वामान जो है वो बांध ले। और सुन, भाभी की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे हम हैं ना, हम लोग इतने बुरे थोड़ी हैं। वो बड़े भैया थे हमारे, है ना? समझ। भाइयों की बातों और भविष्य के लालच में विजय अनिच्छा से शहर चला गया। उसकी अनुपस्थिति में गहरी अमावस्या की रात को तीनों लालची भाई संपत्ति के लिए अपनी अंतिम पाप योजना को अंजाम देते हैं। महेश, दिनेश, तुम लोग तैयार हो ना? सब ठीक है कि नहीं? कोई गलती होनी नहीं चाहिए। भैया, मैं क्या कह रहा हूँ भैया कि बहुत डर लग रहा है। अगर इसका परिणाम बुरा हुआ तो? अरे तू जब बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। चुप कर। किस चीज का परिणाम? कोई जान ही नहीं पाएगा तो समस्या कहाँ होगी? सब सोचेंगे कि वो खुद ही भाग गया। हाँ, देख, सावित्री भाभी अभी गहरी नींद में है। काम चुपचाप खत्म करना होगा, समझा? भैया भैया, मैं अब और नहीं कर पा रहा। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। अरे गधों कहीं के, दिन की रोशनी में जो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, अब अंधेरे में आकर कायरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ये जमीन हमारी है, हमारी। हमारा खून पसीना है उसमें। हमारे परिवार, हमारे खानदान का खून पसीना है, समझा? याद रख ये बात। ये हमारा है और हम लेकर रहेंगे। चल। तीनों हैवानों की तरह सोई हुई सावित्री के बिस्तर की ओर बढ़े। उन्होंने सावित्री को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। वो पागल थे। केवल उस जमीन का लालच उनकी आंखों को अंधा कर चुका था। काम खत्म। अब कोई समस्या नहीं। चल, जल्दी से अब लाश को ठिकाने लगाना होगा, कोई कुछ ना जान पाए। चल। कहाँ रखे भैया? अरे और कहाँ, मेरे माथे पे रखेगा क्या? अरे हमारे घर के पीछे जो सब्जी लगाने की जमीन खाली पड़ी है ना, वहां गड्ढा करके काट देंगे। कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि जमीन के नीचे ये हमारे बड़े भैया की भाभी सोई हुई हैं। चल 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 चल, जल्दी कर। उठा उठा, पकड़ उधर से। अरे अच्छे से पकड़, पूरा कपड़ा समेट, पकड़। अरे तू क्या देख रहा है? फावड़ा उबड़ा लेके आना, गड्ढा करना पड़ेगा। जा। लालची भाइयों ने सावित्री की हत्या कर उसका शव जमीन में दफना दिया और अफवाह फैलाई कि वो भाग गई। लगभग 6 महीने बाद जब सबसे छोटा भाई विजय घर लौटा तो उसे गांव में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और लोग उससे कतराने लगे। भाभी, ओ भाभी, मैं आ गया हूँ भाभी। तुम सब कहाँ हो? भैया, ओ सुरेश भैया, बड़े भैया।
अरे विजय कब आया रे? इतनी जल्दी आ गया। अब फोन वोन काहे नहीं किया? अब भैया तुम सबकी याद आ रही थी तो चला आया। लेकिन भैया भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सावित्री वो तो नहीं रही रे। क्या नहीं? मतलब कहाँ गई? मायके? अरे बाबा, कितनी बार बताना पड़ेगा विजय? पता है वो किसी को बताए बिना कब भाग गई पता ही नहीं चला, और जब से गई है वापस नहीं आई। चलो अब जाने दो, जो चला गया सो चला गया। चल छोटे, हाथ मुंह धो ले, बहुत काम है ना? ए भैया, भाग गई मतलब? और क्यों भाग गई? मतलब भाभी ऐसी इंसान तो नहीं थी जो भाग जाए। और क्यों जाएंगी वो? घर की कोई बात तो उन्होंने कभी टाली नहीं। क्या बात क्या है भैया? विजय ने अपने तीनों भाइयों की आंखों में भयानक डर देखा। वो जैसे अपनी आंखों से उसकी आंखों में देख ही नहीं पा रहे थे। सावित्री का कमरा सूना खामोश था। एक ठंडक ने जैसे उसे घेर लिया। भाइयों का व्यवहार सामान्य नहीं है। कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। लेकिन क्या? भैया मेरा मन ना बड़ा बेचैन हो रहा है। मैं कल से पीछे वाली खाली जमीन में थोड़ी सी सब्जी लगाना चाहता हूँ। बहुत दिनों से खाली पड़ी है, कुछ लगा दूंगा तो काम आ जाएगी। खाली जमीन? अरे वो वाली? नहीं, अरे उसको रहने दे, उसे यूं ही रहने दे छोटे। अभी क्या है, सब्जी बज्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तू अभी शहर से आया है, अभी आराम कर। कहाँ सब्जी उब्जी लगाएगा तू? हाँ। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो तो यूं ही खाली पड़ी है, अब बैठ के मैं भी क्या करूंगा? कुछ काम धाम करूंगा, सब्जी वब्जी लगाऊंगा तो मन अच्छा लगेगा, है ना? मैं कल सुबह से ही शुरू कर दूंगा। ठीक है भैया? सुरेश और महेश के डर भरे चेहरों को देखकर विजय को यकीन हो गया कि भाभी का रहस्य सब्जी के बागान वाली जमीन में छिपा है। अगले दिन सुबह विजय ने कुदाल लेकर उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। इस यही जमीन के लिए इतना लालच था ना। इसी जमीन के इर्द गिर्द तो इतना रहस्य है। क्यों न जाने लग रहा है कि ये मिट्टी ही अब सब कुछ बताएगी। अचानक किसी सख्त चीज से फावड़े के टकराने की जोरदार आवाज हुई। विजय ने तुरंत कुदाल रोक दी। वो डरते डरते हाथ से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी थोड़ी करके जब मिट्टी हटी तो उसने जो देखा उससे उसका शरीर जम गया। उसने देखा मिट्टी के नीचे एक मानव कंकाल पड़ा था। कंकाल? ये क्या देख रहा हूं मैं? ये कौन है? लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस कंकाल का एक हाथ मिट्टी के ऊपर निकला हुआ था और उस हाथ की कलाई में अभी भी चमक रहा था उसकी भाभी सावित्री का प्रिय वो सोने का कंगन। वो कंगन जिसे उसने खुद भैया से जिद करके बनवाया था। भाभी, ये तो भाभी का कंगन है। नहीं 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 नहीं, ये तो जघन्य काम किया है मेरे भाइयों ने। ये क्या कर दिया? भाभी भाभी, ये तो भाभी का कंकाल है। उन्होंने भाभी को मार डाला। भाभी! विजय कंकाल और कंगन के साथ मुखिया के पास पहुंचा।
अगले दिन पंचायत बैठी, जहां न्याय के लिए दृढ़ संकल्पित विजय के सामने तीनों लालची और डरे हुए भाई सिर झुकाए बैठे थे। विजय, तुम क्या कहना चाहते हो? इतनी जरूरी बैठक के लिए सबको क्यों बुलाया? तुमने कल रात जो कहा था, अगर वो सच नहीं हुआ तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज इस सभा के सामने तुम्हें अपने आरोप के समर्थन में सबूत देना पड़ेगा। गांव का सम्मान जुड़ा है इससे, ध्यान रखना। हाँ, मुखिया जी, गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप लोग भी सुनिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा जघन्य सत्य उजागर करूंगा जिसे सुनने के लिए आप में से कोई तैयार नहीं है। 6 महीने पहले मेरे इन भाइयों ने, सुरेश, महेश और दिनेश ने, इस गांव में ये अफवाह फैलाई थी कि मेरी भाभी सावित्री लापता हो गई। उन्होंने कहा था कि सावित्री भाभी रात के अंधेरे में कहीं चली गई, लेकिन वो झूठ था, झूठ था, झूठ, कोरा सफेद झूठ। उन्होंने मेरी भाभी को कहीं जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी भाभी की हत्या कर दी, उसे मार डाला। अरे अरे अरे, ये क्या बकवास कर रहा है तू विजय? ये क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अचानक इतने समय के बाद ये तू क्या सब कुछ नाटक शुरू कर रहा है? फालतू की बात मत कर, चुप रह। हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगा, समझा? मैं चुप नहीं रहूंगा भैया, चुप बिल्कुल नहीं रहूंगा मैं। सच को दबाने के लिए तुम 6 महीने से मुझे धमका रहे हो, डरा रहे हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा भैया। मेरे इन 3 लालची भाइयों ने सरपंच जी संपत्ति के लालच में एक बेकसूर विधवा की हत्या कर दी, और मैं तुम्हारा छोटा भाई आज तुम्हारे उस पाप का पर्दाफाश करूंगा। ये देखिए। विजय तब सावधानी से अपने साथ लाई हुई कपड़े की पोटली खोलने लगा। सबकी नजरें उस पोटली पर थीं। पोटली से सबसे पहले उसने एक कंकाल का हाथ बाहर निकाला। उस हाथ की कलाई में अभी भी एक पुराने जमाने का सोने का कंगन लटक रहा था। ये दृश्य देखकर भीड़ कांप उठी। महेश और दिनेश के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरेश के होंठ कांप रहे थे। देखिए सब लोग, ये देखिए मुखिया जी, गांव वालों, आप लोग भी देखो। ये कंकाल है हमारी भाभी का, हमारी सावित्री भाभी का, और इस हाथ में, इस कलाई में आज भी लगा है भाभी का वो सोने का कंगन। ये कंगन मेरे इसी बड़े भैया सुरेश ने बनवाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, भैया ने ये कंगन बनवाया था, और इस कंगन के बिना सावित्री भाभी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे इन 3 लालची भाइयों ने इस डर से कि सावित्री भाभी संपत्ति का हिस्सा ले लेंगी, इसी लालच में रात के अंधेरे में तकिया दबाकर हमारी प्यारी भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी, और सबूत मिटाने के लिए घर के पीछे की सब्जी वाली जमीन में गाड़ दिया। उसी जमीन को जिसे तुम सब ने खोदने से मुझे मना किया था, उसी जमीन से ये सच बाहर निकल आया। सुरेश, महेश और दिनेश, तुम क्या कहते हो? क्या विजय की बात सच है? क्या ये कंगन सावित्री का है? 6 महीने पहले तुम जो कह रहे थे कि सावित्री लापता हो गई, क्या वो बात झूठी थी? स्पष्ट बताओ। नहीं मुखिया जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी बात समझिए। ये शहर से आया है, ये पता नहीं कौन सी मन घड़ंत कहानियां बना रहा है, सब झूठ बोल रहा है। इसके मन में क्या है मैं बताता हूँ। शहर जाकर ना मन में आ गया है लालच। अब इसने क्या करा कि इसको कंकाल मिल गया,
ये पता नहीं कहां से कंकाल वंकाल लाकर भाभी के मृत्यु में हमको फंसाना चाहता है, और जब हम फंस जाएंगे तो सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी मुखिया जी? इसकी। और ये संपत्ति के लिए हम जैसे ईमानदार भाइयों को फंसाना चाहता है। ये कंकाल किसी और का है मुखिया जी। क्या सबूत है कि ये भाभी का कंकाल है? हाँ? झूठ। लेकिन ये कंकाल आया कहां से? और क्यों तुम लोग विजय को सब्जी की जमीन खोदने से मना कर रहे थे? क्यों विजय पर इतना दबाव डाल रहे थे? और सुरेश, ये कंकाल तुम्हारी सब्जी की जमीन में आया कहां से? बोलो बोलो। कोई जवाब नहीं आया। तीनों के सिर शर्म और डर से ऐसे झुक गए जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जनता के सामने न्याय के मंच पर उनकी ये लंबी खामोशी, इस खामोशी ने अपराध की सच्चाई को साबित कर दिया। अब सभी गांव वालों की आंखों में नफरत की दृष्टि थी, और उस दृष्टि की गर्मी से तीनों भाई जैसे जलकर राख हो गए। तो ये सबूत काफी है, और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सुरेश, महेश और दिनेश, तुमने अपने भाई की पत्नी, एक बेकसूर विधवा को सिर्फ एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए बेरहमी से मार डाला है। तुमने ये जघन्य अपराध करके गांव के पवित्र वातावरण को दूषित किया है। तुम जैसे लोगों के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। पंचायत ने यह फैसला किया है कि आज से तुम इस गांव का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। तुम इस गांव में अब कभी कदम नहीं रख पाओगे। अपने पापों का बोझ लेकर तुम दूर हो जाओ। इस जमीन, इस घर, तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार आज से खत्म। आज ही तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। मुखिया जी, जिस जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए उन्होंने अपनी भाभी के खून से अपने हाथ रंगे हैं ना, देखिए आज उसी जमीन के छोटे से टुकड़े ने उनके सच को खोल दिया। उनके पाप का घड़ा आज भर गया। पाप का फल इसी तरह भोगना पड़ता है। मैंने कहा था ना, भाभी मां समान होती है, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। हे भगवान, आखिरकार भाभी, आपकी आत्मा को शांति मिली, शांति मिली, शांति मिली। विजय को जैसे उसके जीवन का सारा सुकून वापस मिल गया। उसकी आंखों के सामने उसकी भाभी की हत्या का न्याय हुआ। उसके कंधों से एक विशाल भार उतर गया। न्याय की इस चरम जीत ने इस गांव को फिर से शांति लौटा दी।